हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग और वांग जी एक स्मॉल आइलैंड पर आ गए थे। वांग जी वुयिंग को छोड़कर आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो उससे कहता है, अच्छा होगा कि तुम थोड़ा जल्दी चलने का कष्ट करो वेवुशन। वुयिंग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी आ जाती है जिस पर वुयिंग का ध्यान नहीं जाता और उससे टकराकर उसके पैर में मोच आ जाती है। वो अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। उसके हाथ रफ स्टोन्स पर पड़े थे जिस वजह से उसके हाथ में भी खरोच आ गई थी। वुयिंग अपने दुर्भाग्य को लेकर खुद को कोस रहा था, तभी अचानक वांग जी आ जाता है और उसकी नीज और वेस्ट से पकड़कर उसे गोद में उठा लेता है। वांग जी उससे कहता है, नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें गोद में उठाऊं तो एक स्टूपिड जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव मत करना। वुयिंग एम्बैरेसमेंट की वजह से आई कांटेक्ट उससे अवॉइड ही करता है, पर अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और सच में एक छोटे बच्चे की तरह उसे जकड़ लेता है। वो दोनों एक स्मॉल हाउस में पहुंचते हैं। वांग जी जेंटली वुयिंग को नीचे उतार देता है। उसके बाद उसके पैर को हाथ में लेकर उसकी मोच को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वांग जी वुयिंग की एंकल को ट्विस्ट करता है, वुयिंग दर्द से चिल्लाता है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर भी वरिड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वुयिंग मन में सोचने लगता है, क्या ये ब्यूटीफुल मैन सच में मुझे लेकर चिंतित है। वांग जी उठकर वहां से जाने वाला था, पर तभी वुयिंग उसकी पैंट्स पकड़ लेता है और उसकी डायरेक्शन में ही देखने लगता है। वांग जी वुयिंग का इशारा समझ गया था। वांग जी फिर से उसे गोद में उठा लेता है। वुयिंग से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, इसलिए वो वांग जी से कहता है, प्लीज़ मिस्टर लैन, मुझे अपने साथ ले चलो। वांग जी कुछ टाइम के लिए उसकी तरफ देखता है, फिर हंसने लगता है और उसे अपनी गोद में लिए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसकी यह मुस्कान देखकर वुयिंग ब्लश कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्लश क्यों कर रहा है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद वांग जी ने वुयिंग को नीचे उतार दिया था। उसने वुयिंग को कमर से पकड़ लिया था और उसके हाथों को अपने गले में डाल लिया था। वो एक्स्ट्रा स्लोली चल रहा था जिससे वुयिंग को पैर में चोट ना लग जाए। वो लोग एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर वुडन डेस्क रखी हुई थी और आसपास चेयर्स थी। वहाँ मिडिल में एक मेल बैठा हुआ था जिसने वाइट कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी। उसकी लीन बॉडी जो पूरी टैटू से कवर्ड थी और वो सिगार स्मोक कर रहा था। वो वांग जी को देखते ही स्माइल करता है और लाउडली कहता है, लान वांग जी, तुमने बताया नहीं कि तुम अपने साथ किसी को लेकर आने वाले हो। वो वांग जी की तरफ बढ़कर आता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। वो चाइनीज लड़का जिसका नाम चैंग था, वो हग करते वक्त वांग जी को कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी की बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है। अब वो वांग जी से हटते हुए वुयिंग को खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है। इससे पहले कि वुयिंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, वो पर्सन सीधा वुयिंग को हग ही कर लेता है। चैंग वुयिंग से पूछता है, तो क्या तुम साइट को देखने के लिए तैयार हो हैंडसम बॉय? वुयिंग कहता है, मेरा नाम विभूषण है और हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वांग जी अचानक उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है। वांग जी सीधा आगे बढ़ जाता है। अब चैंग वुयिंग के कान में कहता है, हमें उस बिग मैन को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। चैंग भी आगे बढ़ने लगता है, पर वुयिंग अपनी जगह पर ही था। वो धीरे धीरे उस ड्राई लैंड पर चलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था। वांग जी और चैंग दोनों ही काफ़ी फास्ट आगे की तरफ चलते जा रहे थे। वांग जी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। वुयिंग को अब केवल चैंग ही नज़र आ रहा था। वुयिंग को हार कर चैंग को ही आवाज़ देनी पड़ती है। चैंग चीखीली मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ विभूषण? वुयिंग कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे पैर में चोट लगी है और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। वुयिंग को मन में थोड़ा अजीब तो लग रहा था चैंग से मदद मांगने के लिए, पर वांग जी बहुत आगे बढ़ चुका था। आखिरकार चैंग ही वुयिंग की कमर को पकड़ता है और एक तरफ उसके हाथ को पकड़ता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों धीरे धीरे चलते चलते एक बैक डोर की तरफ पहुंचते हैं। तभी वुयिंग की नज़र चैंग की उंगलियों पर पड़ती है जहां उसने रिंग फिंगर पर एक रिंग पहनी हुई थी। वुयिंग उससे पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? चैंग प्राउडली कहता है, यस, मैं मैरिड हूँ। वुयिंग को चैंग की आंखों से ही लग रहा था कि जिससे भी उसकी शादी हुई है उससे वो बहुत प्यार करता है।
अचानक से वांग जी वहाँ खड़ा हो जाता है, जो एक एंग्री वॉइस में कहता है, बहुत टाइम लग गया तुम लोगों को यहाँ तक आने में। चैंग वयिंग को एक एम्बैरेसिंग स्माइल देता है। वयिंग भी वांग जी की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे अभी भी इंटेंस ग्रे आइज से देखे जा रहा था, जैसे वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। स्लोली स्लोली उसकी आंखें डार्क ब्लैक होती जा रही थी। उसी वक्त वो फ़ोन पर भी बात कर रहा था और डेंजरसली लो वॉइस में कुछ कह रहा था। वयिंग मन में सोचने लगता है, अब मैंने क्या कर दिया। वांग जी तभी अचानक वयिंग के नज़दीक आकर कहता है, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। चैंग भी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे चैंग समझ गया था कि तूफान आने वाला है। वयिंग सोचने लगता है, अभी जा रहे हैं, पर अभी तो हमने साइड देखी भी नहीं है, फिर हम क्यों जा रहे हैं। वयिंग वांग जी से ये पूछना तो चाहता था, पर वांग जी इस वक्त इतना डेंजरस लुक दे रहा था कि वयिंग को लगा इस वक्त मुंह बंद रखना ही ठीक होगा। वयिंग चैंग को थैंक्स कहता है उसे वहां तक छोड़ने के लिए, और वांग जी के साथ निकल जाता है। चैंग वांग जी का कज़न था। दरअसल चैंग को वयिंग के साथ देखकर वांग जी का खून खौल रहा था। वांग जी के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने नाखून मुट्ठी बांधकर खुद ही अपने हाथों में गड़ा लिए थे। कुछ टाइम पहले वांग जी ने जब वयिंग को कैरी किया था तो उसे अजीब लग रहा था, और अब वयिंग एक मैरिड मैन से बातें कर रहा है और उसके साथ ऐसे आ रहा है जैसे उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वांग जी वयिंग को सीधा गोद में उठा लेता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वयिंग को ये अच्छा लग रहा है या नहीं, और वो दोनों सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ आ जाते हैं। वांग जी वयिंग को सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट बांध देता है। वयिंग को अभी भी पैर में तकलीफ हो रही थी, पर वयिंग ने एक शब्द नहीं कहा था क्योंकि उसे वांग जी का गुस्सा दिख रहा था, और वांग जी को भी पता था कि अगर वयिंग इस वक्त उससे कुछ भी कहेगा तो वांग जी अपना कंट्रोल खो देगा और उसे हर्ट कर बैठेगा, चाहे उसे फिर कैसा भी क्यों ना लगे। वांग जी ने सोच रखा था कि वो इस बारे में वयिंग से बात सीधा रूम पर जाकर करेगा, जहां उन दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। हेलीकॉप्टर में 20 मिनट तक बैठने के बाद फाइनली वो लोग सी ब्लेक विला में पहुंच जाते हैं। वांग जी वयिंग को गोद में उठाता है और स्लोली उसके पैरों को नीचे रखता है। वयिंग चैन की सांस लेता है, ये सोचकर कि फाइनली वो अब घर आ चुके हैं, पर नहीं, वयिंग को नहीं पता था कि आगे ही मोमेंट में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वांग जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही वयिंग का हाथ पकड़कर सीधा उसे एलिवेटर की तरफ खींचता हुआ ले जाता है। वयिंग उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसके फिंगर्स को जकड़ लिया था। वयिंग उसे चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो लंचा, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। पर वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। उसने वयिंग की उंगलियों को कसकर जकड़ लिया था। उसने सोच लिया था कि उसे वयिंग को एक लेसन सिखाना ज़रूरी है, एक लेसन इस बारे में कि वो किसका है। वांग जी इसी तरह वयिंग को खींचते हुए अपने रूम तक लेकर आता है और फिर उसे सीधा बेड पर लाकर पुश कर देता है, एकदम केयरफुली, ये बात ध्यान में रखकर कि उसे ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। उसके बाद वांग जी अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और वो अपनी जैकेट के सूट को अनबटन करना शुरू कर देता है। इस बीच वो वयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वयिंग की आंखें भी उसके एक्शंस को ही देख रही थी। वयिंग उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो लंचा। वांग जी अपनी जैकेट काउच पर रखता है और उसकी डायरेक्शन में जाते हुए कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे थे विवशन, एक मैरिड मैन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वयिंग इस बात पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे वांग जी की ये कही बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी, साथ ही में हर्ट भी कर रही थी। वांग जी अब उसके एकदम नज़दीक जाकर कहता है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहोगे। वांग जी अब उसके एकदम नज़दीक आकर अपने लिप्स को उसके ईयर्स पर फहराते हुए कहता है, लेट मी टेल यू विवशन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ऐसा कहकर वो वयिंग के शोल्डर्स को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वो अपने दूसरे हाथ से वयिंग के बालों को पकड़कर सीधा उसे किस कर लेता है, एक पनिशिंग माउथ हंग्री किस। वो वयिंग के बॉटम लिप को बाइट करना शुरू कर देता है और तब तक बाइट करता है जब तक वहाँ से उसे ब्लीडिंग ना होने लगे। वयिंग को पहले तो पेन फील हो रहा था, पर धीरे धीरे ये प्लेजर में बदलने लगता है जैसे जैसे वांग जी अपना किस डीप करना शुरू कर देता है और उसके माउथ के हर एक इंच को एक्सप्लोर करता है अपनी टंग से। वांग जी जेंटली वयिंग को बेड पर पुश करता है। स्टिल वो उसे किस किए हुए था
और अपने हाथों से वो वुयिंग के शर्ट को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वांग जी उसकी चीक से लेकर उसके नेक पर किस किए जा रहा था, वैसे वैसे वुयिंग मोर्निंग कर रहा था। वुयिंग ने अब वांग जी के शोल्डर्स में अपने नेल्स गड़ाना शुरू कर दिया था। वुयिंग अब वांग जी के बालों को जोर से पुल करना शुरू कर देता है। वांग जी किस करते करते उसकी बैली तक आ गया था। उसके बाद वो अपने फिंगर्स को वुयिंग के सीधे पैंट्स तक ले जाता है और उसके पैंट्स को एक झटके में खोल देता है। वुयिंग इधर पागल हुआ जा रहा था ये सोच सोच कर कि नेक्स्ट अब वांग जी क्या करने वाला है। वुयिंग की खुद की आंखें लस्ट से भर चुकी थी। वुयिंग पूरी तरीके से अब वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी के हाथ धीरे धीरे उसके लेग्स के बीच में जाते हैं, पर वुयिंग एम्बैरेसिंगली अपने लेग्स को क्लोज करने की कोशिश करता है। किसी ने भी उसके साथ पहले ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग जी अपनी हस्की वॉइस में कहता है, मैं तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम खुद नहीं कहोगे वुयिंग। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। वांग जी के इन शब्दों को सुनने के बाद वुयिंग धीरे धीरे अपने लेग्स खोलना शुरू कर देता है और वांग जी भी उसके लेग्स को और भी ज़्यादा पुश करके खोल देता है। वुयिंग के मोस्ट प्राइवेट पार्ट्स अब वांग जी के सामने थे। वुयिंग को तुरंत ही अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगता है क्योंकि वांग जी ने उसे वहाँ भी टच करना शुरू कर दिया था और वुयिंग के पूरी बॉडी में जैसे करंट फ्लो हो रहा था। वांग जी फिर से अपनी हस्की वॉइस में कहता है, ज़रा अपनी तरफ देखो, पूरी तरीके से वेट और नीडी हो तुम वुयिंग, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वुयिंग फ्रस्ट्रेशन में मोर्निंग करते हुए कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, जिस तरह तुम मेरा नाम लेते हो ना वुयिंग, मेरा मन करता है कि बस रात भर तुम्हें अपना बना कर रखूं और तुम्हें सिर्फ प्लेजर दूं। वांग जी अब सडनली अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करने लगता है। वुयिंग और भी ज़्यादा मोर्निंग करते हुए कह रहा था, प्लीज़ लंजा प्लीज़। वांग जी कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं मूव करूं वुयिंग? वुयिंग एक बार फिर से कहता है, प्लीज़ लंजा डोंट स्टॉप। उसके बाद वुयिंग के लेग्स के बीच में वांग जी का फेस था। वुयिंग के इनर थाइस के बीच वांग जी अपना फेस पुश किए जा रहा था। वांग जी की टंग अब वुयिंग को स्लो तरीके से टॉर्चर कर रही थी। वांग जी लेग्स के बीच में उसे लिक किए जा रहा था। वांग जी जब उसे वहाँ बाइट कर लेता है, वुयिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लंजा प्लीज स्टॉप। वुयिंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी फाइनली अपना फेस वहाँ से हटाता है। वुयिंग एक चैन की सांस लेता है। वांग जी अपने पैंट्स पहनता है। इस पूरे बीच वो वुयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी नहीं समझ पा रहा था कि एक सिंगल मैन की साउंड्स उसे इतना रिस्पॉन्सिव कैसे बना रही हैं। वांग जी वुयिंग को पूरी तरीके से पाना चाहता था, उसके अंदर की वार्मनेस को फील करना चाहता था। वांग जी ने ऑलरेडी सोच लिया था कि वांग जी ही सिर्फ उसे अपना बनाकर रहेगा, क्योंकि वुयिंग सिर्फ और सिर्फ उसका था। वांग जी अब सीधा बाथरूम में आ जाता है। अपने रिएक्शन को इग्नोर करते हुए वो एक ड्राई हैंड टॉवल लेता है, उसे कोल्ड वाटर से वेट करता है और वुयिंग के पास आ जाता है। वो वुयिंग को अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है और वुयिंग को क्लीन करते ही वांग जी नोटिस करता है कि वुयिंग ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया था। उसे नींद आ गई थी। वांग जी वुयिंग को ब्लैंकेट से ढक देता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। रात के 3 बजे जाकर वुयिंग की आंख खुलती हैं। वो अपना ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो वो पूरी तरीके से नेकेड था, बिल्कुल उस दिन की तरह जिस दिन वो पैदा हुआ था। वांग जी ने अपना हाथ केयरफुली उसकी वेस्ट पर रखा हुआ था। वांग जी भी इस वक्त सो रहा था। उसका स्लीपिंग फेस देखकर वुयिंग एक बार फिर से खुद को कोसते हुए कहता है, मैं इतना फूलिश कैसे हो सकता हूँ, इस एरोगेंट मैन की बातों में आ गया और मैं फिर से इसके साथ बेड पर सो रहा हूँ। पर वुयिंग को ये भी मानना था कि लास्ट नाइट उसकी अब तक की सबसे अमेजिंग नाइट थी। इतना इंटेंस प्लेजर उसने पहले कभी भी फील नहीं किया था। वो धीरे धीरे वांग जी का हाथ हटा देता है और बेड से उठ जाता है। वो बाथरूम में जाकर जैसे ही लाइट ऑन करता है तो वो अपनी बॉडी पर देखता है हर जगह हिक्कीज के निशान थे और काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स भी थे। वुयिंग शावर लेते वक्त सोचने लगता है, अगर नेक्स्ट टाइम वांग जी अपना फेस मेरे वहाँ लेकर गया तो मैं पक्का उसे पंच मारूंगा।
तभी वो एक बार फिर खुद से कहता है, नेक्स्ट टाइम होने ही नहीं दूंगा। शावर लेने के बाद वियिंग टॉवल पहनता है और स्लोली बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि वो बीस्ट को फिर से नहीं जगाना चाहता था। वो एकदम दबे पांव कमरे में आ रहा था, पर अचानक वो एक कॉफ़ी टेबल से टकरा जाता है। वांग जी अपनी नींद में थोड़ा सा हिलता है, पर वो जागा नहीं था। वियिंग चैन की सांस लेता है। वो रूम से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि खुली हवा में सांस लेने का उसका मन कर रहा था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उसे याद आता है कि वांग जी ने तो दरवाजे को लॉक कर दिया था। कीज वांग जी के पास ही थी, इसलिए उसे अनलॉक भी केवल वांग जी ही कर सकता था। विंग ने केवल टॉवल पहनी हुई थी और उसे कुछ वार्म पहनने का मन कर रहा था। वो कीज को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद भी उसे कीज नहीं मिलती। एट लास्ट उसे यही समझ आता है कि वो अपनी बॉडी को वांग जी की ही किसी शर्ट से कवर कर लेगा। उसे वांग जी का क्लोजेट खोलना पड़ता है। उसमें अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइनर क्लोथ्स रखे हुए थे, पर ज़्यादातर सिर्फ ब्लैक, ग्रे या नेवी ब्लू में थे। विंग सोचने लगता है कि ऐसे केवल 3 कलर्स के बारे में पता है। विंग वांग जी की ब्लैक कलर की एक शर्ट निकालकर उसे पहन लेता है। वो वांग जी के स्लीपिंग फेस की तरफ देखता है और फिर से उसके पास आकर लेट जाता है। पर विंग को ये नहीं पता था कि वांग जी नींद में जागा हुआ था। अचानक से विंग के लेटते ही वांग जी अपना हाथ उसकी वेस्ट पर रख लेता है और अचानक से अपनी हॉट टंग से उसकी नेक पर अटैक कर देता है। विंग नियरली मोर्निंग ही करने वाला था, पर तभी वो अपने शोल्डर से वांग जी को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट लंजा। उसके ऐसा करते ही वांग जी एक एंग्री टोन में कहता है, क्या हुआ विंग? विंग उससे कहता है, मैं फिर से वो रिपीट नहीं करना चाहता जो लास्ट नाइट हुआ था। वांग जी अब वरीड एक्सप्रेशंस के साथ पूछता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। वांग जी एक बार फिर उससे पूछता है, क्यों ठीक नहीं है? विंग कहता है, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अभी तक हम मैरिड नहीं हैं। तुम मेरे लिए अभी भी एक स्ट्रेंजर की तरह हो लंजा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि तुम एक रिच बास्टर्ड हो जिसके 3 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस होटल में हम रह रहे हैं ये भी तुम्हारा है। मैं कुछ भी तो नहीं जानता तुम्हारे बारे में। वांग जी एक लो और काम वॉइस में कहता है, अगर आइलैंड मेरा है तो क्या होटल भी मेरा नहीं होता? विंग कहता है, क्या तुमने कभी भी मुझे खुद से बताया कि आइलैंड तुम्हारा है? मुझे पता भी नहीं चलता अगर बैन ने मुझे नहीं बताया होता। वांग जी कहता है, अब तो तुम्हें पता है ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर कभी बैन का नाम मेरे सामने लो। तुम मुझसे कभी बात भी नहीं करोगे, समझ गए? विंग कहता है, क्यों नहीं करूँगा, मैं ज़रूर उससे बात करूँगा। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं, स्पेशली तब जब तुम सिर्फ मेरे एक फियांसे हो। अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। विंग ने जब ये सब कह दिया था उसने नोटिस नहीं किया था कि वांग जी की आंखों में एक गुस्सा दिख रहा है। उसकी आंखें एकदम डार्क हो गई थी। वो तुरंत विंग से कहता है, अगर ऐसा है तो हम कल ही शादी कर रहे हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये पार्ट? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।